हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख सकते हैं कि हमने आज जो है एसएसडी यानी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है 1 लाइन में क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारा देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रस का निर्माण किया जाता है। देखिए ट्रस का जो हमारा निर्माण होता है वो लकड़ी से हम लोग कर सकते हैं और स्टील से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग जो है ट्रस का निर्माण कंक्रीट से नहीं करते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होती है वो अत्यधिक भारी हो जाती है, जिससे हमारी जो संरचना है वो मितव्ययी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक डिफिशियंट मतलब होता है न्यूनांगी, यानी कि न्यूनांगी का मतलब हो जाता है कि जब हम यन, यहाँ देखिए यन इज लेस देन 2j-3, यानी कि जहाँ यहाँ जो यन है वो मेंबरों की संख्या है और जे जो है ज्वाइंट की संख्या है। यानी कि कभी भी जब यन को जो है यन अगर लेस देन, यानी कि यन जो है 2j-3 से जो है कम हो रहा है, यानी लेस हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफिशियंट, यानी कि न्यूनांगी फ्रेम। और यदि यन इक्वल टू अगर हो जा रहा है, यानी यन जो है जो मेंबर है वो 2j-3 के बराबर हो जा रहा है, तो इसे हम बोल लेते हैं परफेक्ट फ्रेम। और वही जब यन का मान ज़्यादा होता है, यानी कि यन इज ग्रेटर देन 2j-3, तो इसे हम लोग कहते हैं रिडंडेंट फ्रेम, यानी जिसे कहते हैं अधिकांगी फ्रेम। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, ट्रस में उत्पन्न होने वाला प्रतिबल नहीं है। तो देखिए उत्पन्न में कौन से, मतलब जो ट्रस होता है उसमें कौन से स्ट्रेस नहीं उत्पन्न होते हैं। तो देखिए उसमें एक्सियल टेंशन भी उत्पन्न होता है और एक्सियल कंप्रेशन, लेकिन कभी भी उसमें बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि जो बंकन प्रतिबल कभी भी नहीं उपजते, क्योंकि उस पर जो है बेंडिंग मोमेंट आता नहीं है। अगला चौथा क्वेश्चन की ट्रस के मेंबर की अधिकतम लंबाई होती है। देखिए ट्रस के मेंबर, देखिए चाहे वो कंप्रेसिव मेंबर हो चाहे टेंशन मेंबर, उसकी जो अधिकतम हम लोग लंबाई रख सकते हैं वो 3 मीटर तक ही रख सकते हैं, इससे अधिक हम लंबाई नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है कि ट्रस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो ट्रस का प्रयोग करते हैं वो 6 मीटर से अधिक पार्ट के लिए जो है हम लोग ट्रस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रस के संपीड़न भार वहन करने वाला संरचनात्मक मेंबर कहलाता है। यानी कि जो संपीड़न भार को, यानी जो कंप्रेसिव वेट को जो सहन करता है उसे हम लोग कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। जो होते हैं हमारे वो स्टड होता है, जो वो कंप्रेशन मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ट्रस को किस प्रकार के सपोर्ट पे टिकाया जाता है। देखिए ट्रस को जो है हिंज पे भी टिका सकते हैं, रोलर पे भी और फिक्स्ड सपोर्ट भी, यानी तीनों प्रकार के सपोर्ट पे जो है ट्रस को टिकाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि 8वां कि ट्रस के भार विश्लेषण की विधि है। तो देखिए जो ट्रस पे हमारे भार आते हैं, लोड आते हैं, उसको जो है उसकी विश्लेषण की देखिए 3 विधि यहाँ पे। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है मेथड ऑफ जॉइंट और तीसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। यानी इन तीनों मेथड द्वारा जो है हम लोग भार का विश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टील टावर किस प्रकार के फ्रेम में आते हैं। यानी कि जो स्टील के हमारे टावर बने रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेस फ्रेम। और एक होता है प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम क्या होता है कि जब एक ही समतल में कोई संरचना होती है तो इसे हम जो है समतल प्लेन फ्रेम कहते हैं, और जब वही संरचना हमारी कई तलों में हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं, कई प्लेन में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्पेस फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि ढालू छत के मुख्य घटक होते हैं। देखिए जो ढालू छत के मुख्य घटक होते हैं वो पहला होता है रूफ ट्रस और दूसरे होते हैं रूफ कवरिंग। ये दो हैं ढालू छत के जो है मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां कि 6 मीटर तक के पार्ट के लिए प्रयोग होने वाला ट्रस है। तो कभी भी जो 6 मीटर तक के पार्ट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किंग पोस्ट ट्रस। अगला है कि फिंग रूफ ट्रस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो फिंग रूफ ट्रस होता है वह 9 से 12 मीटर तक के पार्ट के लिए जो है हम लोग फिंग रूफ ट्रस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 जो हमारा 13 है कि ट्रस के टाई बीम से रिज तक की वर्टिकल डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि देखिए जो ट्रस का ये जो टाई बीम है और ये रिज जो है, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कहलाती है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी वो कहलाती है राइज, यानी उठान। ट्रस का उठान जो है टाई मेंबर से और जो हमारे टाई मेंबर से यहाँ तक की जो रिज तक की डिस्टेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं राइज, यानी उठान ट्रस का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्रस के दोनों सपोर्टों के मध्य दूरी कहलाती है। देखिए जब ट्रस के ऐसे दो हमारे सपोर्ट है तो जिन पर यहाँ अगर सपोर्टों की इस मध्य से मध्य की जो दूरी, यानी 20 से 20 की दूरी जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है इफेक्टिव स्पैन। अगर वही हमारा इन दोनों सपोर्टों को छोड़ दिया जाए तो ये जो पूरी बीच की दूरी होती है हमारा कहलाता है क्लियर स्पैन।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्रस के उठान तथा पाट में संबंध है। तो देखिए जो ट्रस का उठान तथा पाट में संबंध होता है टेन थीटा बराबर उठान बटे में पाट, यानी कि राइज अपान में टेन थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं राइज अपान स्पैन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रूफ ट्रस के ढाल का मान रखा जाता है। तो देखिए जो रूफ ट्रस में ढाल का मान, यानी कि जो ऐसे ढाल हमारा होता है, इसका जो मान हम लोग रखते हैं वो 25 डिग्री से जो है 60 डिग्री तक हम लोग जो है इसका मान रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि ट्रस के राइज और स्पैन का अनुपात, यानी कि राइज अपान स्पैन जो होता है, राइज अपान स्पैन यानी कि उठान बटे में पाट का जो अनुपात होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिच। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ट्रस के पिच का मान रखा है। तो देखिए जो ट्रस की पिच का मान रखा जाता है वो 1/3 से 1/6 तक रखा जाता है। प्रिंसिपल राफ्टर है। देखिए प्रिंसिपल राफ्टर क्या होते हैं, तो जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो टॉप कॉर्ड बी मेंबर होता है और ये जो हमारा होता है ये प्राइमरी मेंबर भी कहलाता है और इसमें कंप्रेशन आता है, तो इसीलिए हम लोग जो है कंप्रेशन मेंबर भी कहते हैं और ये स्ट्रक्चरल मेंबर भी होता है। इन सब नामों से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी ट्रस के सबसे निचले भाग को कहते हैं। तो देखिए किसी ट्रस का जो सबसे निचला भाग होता है उसे हम बॉटम कार्ड कहते हैं। जो टाई मेंबर होता है वो जो हमारा सबसे निचला भाग जो होता है वो टाई मेंबर ही होता है और उसको जो टाई मेंबर है उसे आउटर मेंबर भी कहते हैं और इस पर जो है टेंशन आता है, टाई बीम पे हमारे टेंशन आता है, इसलिए हम लोग इसको है टेंशन मेंबर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि यदि ट्रस की ढाल अधिक कर दी जाए तो होगा, तो पहला तो होगा कि वर्षा जल की निकासी उत्तम होगी, दूसरा वायु का दाब बढ़ जाएगा और तीसरा होता है कवरिंग मटेरियल भी हमारा जो है अधिक लगेगा। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की ट्रस की इकोनॉमिकल दूरी डिस्टेंस होती है, यानी ट्रस की जो मितव्ययी दूरी होती है वो होती है T बराबर 2P+R। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पदार्थ के अनुसार ट्रस के प्रकार होते हैं। देखिए पदार्थ के अनुसार दो प्रकार के ट्रस होंगे, हमारा रूफ स्टील ट्रस होता है और वुड ट्रस यानी लकड़ी का ट्रस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि कंपाउंड फिंक रूफ ट्रस में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो कंपाउंड रूफ ट्रस होता है इसमें हम लोग सेक टाई का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंडर, यानी जो हमारा ऐसे बीच में लगी होता है इस तरह से लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंडर, उसे हम लोग सेक टाई भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रिंसिपल राफ्टर और पर्लिन के एंगल की माप होती है। देखिए प्रिंसिपल राफ्टर और पर्लिन के एंगल की माप होती है। देखिए जो प्रिंसिपल राफ्टर में जो पर्लिन होती है उसमें जो एंगल सेक्शन होता है उसकी माप जो ली जाती है मिनिमम वो होती है 80 × 75 × 8 और जो 75 × 8 mm। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि ट्रस को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए जो ट्रस होते हैं उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, पहला होता है कि कोप्लेन और दूसरा होता है स्पेस फ्रेम, यानी इन दोनों में हम लोग ट्रस को बांट सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 SSD का जो यानी कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का हमारा चैप्टर नंबर 2 का यहाँ से ऑनलाइन हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले होता है कि पहला क्वेश्चन है कि कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो कॉलम बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्लैब बेस होता है, दूसरा गसेट बेस। और जो भार के अनुसार अगर बात की जाए तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, स्लैब बेस, गसेट बेस और ग्रिलेज बेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधिक भार के लिए प्रयोग किए जाने वाला कॉलम बेस है। तो अधिक भार के लिए जो हम लोग है गसेट बेस का यूज करते हैं और कम भार के लिए जो है हम लोग स्लैब बेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संरचना के भार को सब सॉइल में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो संरचना का हमारा लोड होता है उसको सब सॉइल यानी मृदा तक ट्रांसफर करने के लिए जो हम लोग संरचना बनाते हैं वो हमारा कहता है फाउंडेशन यानी नींव का जो प्रयोग हम लोग करते हैं। नींव के द्वारा ये सारा लोड जो है भूमि तक स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस्पात स्तंभ, यानी कि इस्पात स्तंभ देखिए चैनल सेक्शन भी हो सकता है या एंगल सेक्शन होता है, को फ्लैंज एंगल यानी फ्लैंज एंगल, कवर प्लेट, डमी प्लेट और गसेट प्लेट्स को जोड़ा जाता है। तो इन सबको जोड़ने के लिए देखिए 2 तरीके होते हैं, पहला तो या तो रिवेट या जोड़ेंगे या फिर हम लोग जो उसको वेल्ड कर देते हैं। 5वां कि स्लैब बेस का डिजाइन कितने भागों में किया जाता है। देखिए स्लैब बेस का डिजाइन जो है 2 भागों में किया जाता है, पहला होता है कि स्टील बियरिंग प्लेट और दूसरा होता है कंक्रीट ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा है कि स्टील प्लेट की मोटाई निर्भर करती है। तो देखिए जो स्टील प्लेट की मोटाई होती है वो हमेशा बेंडिंग मूवमेंट यानी बंकन आघूर्ण पर निर्भर करती है। बेस प्लेट होती है यानी जो आधार प्लेट होती है वो हो सकती है वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार और गोलाकार भी ली जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि यदि संपर्क सतहों की मशीनिंग नहीं की गई है तब स्तंभ को आधार स्लैब से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस समय हम लोग उपयोग करते हैं फ्लेंज एंगल का, जो है फ्लेंज एंगल द्वारा जो अगर मशीनिंग नहीं की गई है तो स्तंभ को आधार स्लैब से जोड़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि आधार प्लेट का एरिया होता है। तो देखिए आधार प्लेट का एरिया बराबर हमारा हो जाएगा कि स्तंभ पर आने वाला अक्षीय बल भार बटे में कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब गोलाकार स्तंभ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां हमारा है कि बेस प्लेट की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो देखिए टी बराबर होता है 3W अपान में सिग्मा, ये जो हमारा ऐसे लिखा है सिग्मा है, तो सिग्मा BS ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान में 4 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है बेस प्लेट की मोटाई ज्ञात करने का। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब ठोस गोलाकार स्तंभ के लिए, यानी कि जब गोलाकार स्तंभ के लिए हम लोग वर्गाकार आधार प्लेट प्रयोग की जाती है तब देखिए जो आधार प्लेट की मोटाई ली जाती है वो टी बराबर 9W अपान में 16 सिग्मा, जो है 16 हम लोग इसे सिग्मा कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई डी अपान कैपिटल डी अपान में डी माइनस स्मॉल डी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 12वां है कि स्तंभ को आधार प्लेट से जोड़ने के लिए न्यूनतम एंगल सेक्शन की माप होती है। तो देखिए जो न्यूनतम एंगल सेक्शन होता है उसकी माप हम लोग 100 गुणे 12 mm लेते हैं, लेकिन जो रिवेट का और जो न्यूनतम रिवेट का व्यास लेते हैं वो 22 mm लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यूनतम क्लीट एंगल होता है। तो देखिए जो क्लीट एंगल होता है वो न्यूनतम होता है 50 गुणे 50 गुणे 8 mm का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्तंभ के लेटरल मूवमेंट, यानी कि पार्श्व आघूर्ण को रोकने के लिए स्तंभ के वेब व आधार प्लेट के संगम पर डैश डैश यानी क्या लगाया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जो है डमी ज्वाइंट लगाते हैं और इसके लिए जो है डमी ज्वाइंट के लिए हम लोग जो है क्लीट एंगल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंक्रीट फाउंडेशन का भार स्तंभ पर आने वाले भार का कितना % लेते हैं। जो हमारा कंक्रीट यानी कि जो कंक्रीट नींव का भार होता है वो स्तंभ पे आने वाले भार का हम लोग 10% लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंक्रीट ब्लॉक के एरिया का सूत्र है। तो देखिए जो कंक्रीट ब्लॉक का हम एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं एरिया बराबर स्तंभ का भार प्लस नींव का भार अब बटे में मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि कंक्रीट की मोटाई ज्ञात करने के लिए स्तंभ का भार आधार प्लेट के सिरों से डैश डैश के वितरण कोण पर फैला हुआ माना जाता है। यानी कितने अंश का जो हम कंक्रीट का जो ब्लॉक होता है उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए जो हम स्तंभ का भार यानी आधार प्लेट के सिरों से कितने मतलब डैश डैश वितरण कोण पे फैला हुआ माना जाता है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं 45 डिग्री के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्लेंज एंगल का न्यूनतम माप होता है। देखिए जो फ्लेंज एंगल का न्यूनतम माप होता है 150 गुणे 115 गुणे 12 mm। अब क्वेश्चन नंबर 19वां कि गसेट प्लेट की उपयुक्त मोटाई ली जाती है। देखिए जो गसेट प्लेट की उपयुक्त मोटाई ली जाती है वो दो हम लोग 10 से 16 mm तक ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग करते हैं। तो कॉलम स्प्लाइस का प्रयोग जो है कॉलम की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू।